इंग्लिश आप करंट अफेयर से जोड़ सकते हो, पर लेकिन हिंदी करंट अफेयर से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, आप देखिएगा। तो ये तो बढ़िया है। दो तीन चीजें यही सब मैंने देखी कि पीवाईक्यू आपके वही रेगुलर बेसिस पे वही रिपीट हो रहे हैं, तो ये सब देखते हुए मैंने हिंदी को प्रायोरिटी दी। ठीक है, कहानी कविता या ये सब पढ़ने में दिक्कत होती है, मतलब मजा आता है कि क्या लगता है? सामान्य है, मजा आता है या दिक्कत होती है? मजा आता है सर। बता दिक्कत ये थी सर जी, हमने ग्रेजुएशन में सर जी हिंदी नहीं लिया था, हिंदी के हमने संस्कृत ले ली थी, बस दिक्कत यही थी। पोस्ट ग्रेजुएशन में ले लेता मैं, और मेरा जन्म भी हिंदी दिवस के दिन ही हुआ था। 14 सितंबर। हाँ सर। नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया। इंटरव्यू में मेरी हालत खराब कर दी जाएगी सर जी इसी ये क्वेश्चन पूछ के। नहीं नहीं, एकदम परेशान नहीं होना है, पहले भगवान इंटरव्यू तक पहुंचाने का प्रयास करें, ठीक है। मेहनत आपको करनी है। जैसे देखिए निकिता, आप लोग भी आ जाइए, निकिता आप भी आ जाइए, मोनू आप भी सामने सामने दिखिए कम से कम, ठीक है। पहली चीज तो ये कि हिंदी साहित्य ले लिए हैं, तो ये मतलब नहीं है कि मतलब यहीं से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। एक चीज, हम लोग जैसे अन्य कोचिंग की तरह हम लोग ये दावा नहीं करते हैं कि आप हमारा करिए, हम 100% करा देंगे। जब तक आप अपनी मेहनत नहीं करोगे तब तक नंबर नहीं आने वाला है, क्योंकि पिछले बार भी 279 नंबर एक अंकुरण हम लोग का बैच चलता है, जिसमें केवल प्रश्नांतर के माध्यम से हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कराया था। तो उससे एक लड़के का 283 आया था, इस बार 279 आया, उसी लड़के का फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। इंटरव्यू में मार्क्स कम मिल जा रहे हैं, पिछली बार 135 मिले थे, इस बार 159 मिले हैं, तो बिलो द एवरेज मार्क्स थे, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन देर सवेर सिलेक्शन होगा। बात करते हैं अगर हिंदी में ना, तो अगर आपको कहानी में, कविताओं में अगर रस नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा नंबर कम मिलता है, क्योंकि आप जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक आपको मतलब वो चीज केवल आपको अगर रटवाई जाए ना, मतलब कहने का मतलब ये कि हिंदी में भी रटना जरूरी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी में रटेंगे ही नहीं, लेकिन रटने से इतर अगर आप समझेंगे नहीं, ठीक है, उसमें घुसेंगे नहीं, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा या नंबर कम मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि व्याख्याएं जैसे पूछते हैं, जैसे 400 नंबर का तो आता है आपका, आपने अगर पेपर देखा होगा, आप लोगों में से कोई ऐसे भी है जिन लोगों ने अभी तक पेपर नहीं देखा है, पीवाईक्यू उठा के नहीं देखा है, कोई है ऐसा? निकिता, ऋषु, मोनू, ऋषि, चारों में से कोई लोग? देखा हुआ है सर, पीवाईक्यू देखे हुए। देखिए ना, तो 100 नंबर की व्याख्या पूछता है, ठीक 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 है, ठीक है, तो 100 नंबर की व्याख्या पूछता है, यानी कि अगर आपको व्याख्या में एक सीन ये बनता है ना कि आप कितना भी आप पढ़ लोगे, 6 से 7 8 व्याख्या तक ही आप रेंज में जाओगे, ठीक है। खास करके जो पद्य वाला है, ठीक है, कविताएं जिसमें है, उसकी व्याख्या पहचाननी आसान है, उसकी व्याख्या करनी कठिन है, और गद्य में व्याख्या पहचाननी कठिन है, करना आसान होता है, ठीक है। दोनों में अब जब आप एक बार जब सिलेबस जब हम लोग व्याख्या वाले सेक्शन पे आएंगे तो इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पे अब क्या होता है कि यूपीएससी पिछले 2-3 बार से, जब गौरव सर के साथ ही, गौरव सर के समय ही पूछ दिया था, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इस निबंध का प्रतिपाद पूछा था, ऐसे करके, तो आउट ऑफ द सिलेबस जाकर के वो क्वेश्चन पूछ देता है। इस बार भी उन्होंने एक आउट ऑफ सिलेबस ले आकर के व्याख्या दे दी थी गद्य वाली। ऐसे में होता ही है कि जैसे मान लो आप तैयार करके जा रहे हो, यार ये अब किसी को नहीं पता है कहाँ से आ रहा है, तो ऐसे में आपकी ये जो इधर उधर की मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं कि साहित्य शास्त्र, अगर आपका साहित्य शास्त्र बहुत बढ़िया से तैयार है तो आप उस व्याख्या को संभाल ले जाओगे, और नहीं तैयार है तो वो व्याख्या गड़बड़ हो जाएगा। यही साहित्य शास्त्र आपको मदद करेगा पेपर 1 में, और पेपर 1 के जो पार्ट 2 है, यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास में, पेपर 2 पूरा ही साहित्य शास्त्र डिपेंड करेगा। तो मैंने एक बुक बताई थी आप लोग को, एनसीईआरटी साहित्य शास्त्र परिचय, तो किसी ने पढ़ी है, उसको देखा भी है ओपन करके साहित्य शास्त्र परिचय को? नहीं किए सर। पढ़े हैं? अभी तो नहीं पढ़े सर, 12th वाली हमने पढ़ी थी शुरुआत में। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, साहित्य शास्त्र परिचय को जरूर पढ़िए, ठीक है। उसमें आपको पता चलेगा, जैसे पहली जो क्लासेस होंगी, क्योंकि देखिए हम ये रिस्क ले रहे हैं, जैसे आपने दृष्टि में भी अगर दृष्टि की क्लास देखी होगी या दृष्टि के बारे में जानते होंगे, तो उन्होंने कहानी के साथ शुरुआत किया, ठीक है, मतलब वो आसान चीजों के साथ शुरुआत किए, हम चाहते हैं कि हम इसको कठिन चीजों के साथ शुरुआत करें। तो जब तक आप इस पे 2-3 बार मेहनत नहीं करोगे, तो साहित्य शास्त्र परिचय बेसिकली वो हम लोग पहले दूसरे तीसरे क्लास में 3 क्लासेस में खत्म करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ क्लासेस शुरुआत हो रही हैं, तो उसके लिए कम से कम आपको 2 बार एटलीस्ट पढ़ना है। जैसे साहित्य का एक बार बुक ओपन कर लीजिए, ग्रुप पे पढ़ी है वो बुक? हेलो
हाँ सर, पड़ी हुई है। हाँ, तो एक बार इन लोग को टैग कर दीजिए, एक बार बुक आप लोग ओपन करिए जल्दी से। मुझे पता था कि आप लोग ओपन नहीं करेंगे उसको, पढ़ेंगे नहीं, ठीक है? क्योंकि अभी देखिए, अभी मैं दिखा भी रहा हूँ आप लोग को बैक कैमरे से, आप लोग को एक पीपीटी भी मिलेगा, ठीक है ना? ये नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ऐसे इस टाइप के पीपीटीज मिलेंगे, ठीक है? पूरा बताते हुए कि किसमें क्या चीजें हैं। अभी कुछ सैंपल पीपीटी भी मैं डाल दूंगा ग्रुप पे, ठीक है? तो पूरा इसमें मतलब एक एक चीज को पीपीटी के माध्यम से बताने का, विजुअलाइज करने का प्रयास किया गया है। ये सारी चीजें तो मिलेंगी, काम देखिए बहुत अच्छा हो रहा है। इसमें हम लोगों ने प्रॉपर इग्नू के जो मटेरियल्स हैं उसको बेस के तौर पे काम लिया है ना? और कोशिश ये रहेगा आप लोग को, इग्नू एनसीईआरटी इनके मटेरियल को हम लोगों ने बेस बनाया, लेकिन हाँ, आप लोग से भी डिमांड की जा रही है, क्योंकि देखिए ये मेरा पहला बैच है और मैं ये मतलब फाउंडेशन के तौर पे, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस बैच से सिलेक्शन जितने लोग कम से कम जुड़े हैं सभी का सिलेक्शन हो, ठीक है? तो इसके लिए आप लोग को खास करके हिंदी साहित्य वाला, मैंने अगर पहली क्लास ली थी, आपने देखा होगा 295 नंबर तक एक बार इस साल एक व्यक्ति के आए, ठीक है? तो वो इस वजह से नहीं आए कि उसने कोचिंग ज्वाइन की थी, वो इस वजह से आया क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट था, ठीक है? तो इंटरेस्ट जगाना है। अब खोल लिया आप लोगों ने साथ साथ परिचय, ओपन कर लिया है, सभी लोग तुरंत खोलिए। सर अभी मैं टैग कर पीडीएफ प्रिंट दीजिए। नहीं करवाया हूँ, आज ही क्या 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 बोल रहे हैं मोनू? पीडीएफ प्रिंट नहीं करवाया हूँ सर। अच्छा अच्छा, पीडीएफ प्रिंट नहीं कराया तो कोई बात नहीं है, अभी पीडीएफ देख रहे हैं आप, आपके पास है? मतलब ग्रुप में पीडीएफ है या नहीं? पहले एक बार ग्रुप में, फिर रुकिए मैं तुरंत टैग कर डलवाता हूँ। दीजिए। ठीक 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 ठीक, मैं तुरंत डलवाता हूँ, एक सेकेंड। देखिए तुरंत एक गया है अभी पीडीएफ, साहित्य जी शास्त्र आया परिचय, आया। ठीक है? इसको ओपन करिए सभी लोग, तब तक हम लोग अगले व्यक्ति से परिचय ले लेते हैं। तो ऋषि, आपको, आप कानपुर के रहने वाले हैं और आपको आपका इतिहास से आपने पीजी किया है और एमए भी कर रहे हैं? जी बस सर, लास्ट सर जी अब अगले महीने हमारे पेपर चालू हो जाएंगे, बस 4 पेपर देके खत्म। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आगे क्या करना है, मतलब नेट जेआरएफ भी कुछ कर रहे हैं या नहीं? सर मन तो था सर, पर लेकिन फिर हमने कहा चलिए ड्रॉप करते हैं। मेरा पहला और आखिरी एम ही यही था कि यूपीएससी करना हमको। ठीक है, और 2027 में पहला अटेम्प्ट देना है ना? जी हाँ, तो मेरी एक सलाह रहेगी, हिंदी से भी एमए पार्ट टाइम कर लीजिएगा या दूरस्थ शिक्षा से कर लीजिएगा, ठीक है? हिंदी से एमए भी कर लीजिए, नेट जेआरएफ के भी फॉर्म भरते रहिएगा, लेकिन पहला अटेम्प्ट, पहला दूसरा अटेम्प्ट इसको सही से दीजिए, यूपीएससी के अटेम्प्ट को सही से दीजिए, और बाकी सब जगहों, मतलब बाकी जो है नेट जेआरएफ वो साथ साथ कर सकते हैं वैकल्पिक तौर पे, खास करके जो दिसंबर वाला सेशन रहता है, ये मार्च फरवरी मार्च अप्रैल वाला नहीं, दिसंबर वाले सेशन में आराम से तैयारी का आपको समय मिल जाएगा, आपका खूब बढ़िया से तैयार, जैसे अगस्त में, अभी आप इस साल फॉर्म भर देंगे ना, तो अगस्त में आपका ये क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आराम से 3-4 महीने तैयारी करके आपका रिवीजन भी हो जाएगा और निकल भी जाएगा, ठीक है? ठीक है, सेकंड हम लोग तब तक जब ओपन कर लीजिएगा तो मुझे बताइएगा। सेकंड हम लोग चर्चा करते हैं। निकिता, आप बताइए अपने बारे में, कहाँ की रहने वाली हैं, क्या कर रही हैं इस समय, और हिंदी साहित्य क्यों लिया है ऑप्शन? माइक ऑन कर लीजिए एक बार और आराम से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है? क्योंकि देखिए तैयारी अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास के माध्यम से ही संभव है, तो बोलना, बैठना, सामने से वाले से बातचीत करना, सब कुछ आना चाहिए, ठीक है? तो घबराना नहीं है, और माइक ऑन कर लीजिए, सामने वीडियो कैमरा ऑन कर लीजिए और बताइए अपने बारे में, बताइए कुछ, क्या कर रही हैं, कहाँ से हैं, किस साल अटेम्प्ट देना है, और अभी क्या चल रहा है? आपको आवाज आ रही है निकिता? ठीक है, गौरव सर भी हम लोग के साथ जुड़ चुके हैं अभी। ठीक है, तो गौरव सर अभी कंटिन्यू करेंगे। स्वागत है आपका। और ये एक इंटरनल सेशन था हिंदी साहित्य फाउंडेशन बैच के साथ, तो मैंने कहा कि पहले, क्योंकि मैंने एक बुक दी थी साहित्य शास्त्र परिचय पढ़ने के लिए, और मुझे नहीं लगता किसी ने भी वो बुक अभी तक खोल के देखी नहीं थी, तो ये लाइव है यूट्यूब पे? पहले ये लाइव है यूट्यूब पे? नहीं सर, ये लाइव नहीं हो पाया। कर देना चाहिए ना, ठीक है।
बात नहीं कर देना चाहिए। इससे ये भी लगता है ना कि हाँ सेशंस चल रहे हैं, बातचीत हो रही। नहीं तो पल्लव ये रिकॉर्ड हो सकता है? नहीं रिकॉर्डेड नहीं है। एक मिनट रुकिए, मैं दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ, एक मिनट कॉल आ रही है। ठीक है निकिता, तब तक अपने बारे में बताइए, क्या कर रही हैं अभी? मेरा बी फार्मा कंप्लीट हुआ है। अभी यूपीएससी की तैयारी ही कर रही हूँ, बाकी कुछ और नहीं है। अच्छा, और कब किया है, कब देना है पहला अटेम्प्ट, कब है आपका? इसके पहले अटेम्प्ट दिया है? 2027 का प्लान है। ठीक है। और कहाँ की रहने वाली हैं? गढ़ से हूँ। कहाँ से? आजमगढ़ से। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हिंदी साहित्य क्यों लिया ऑप्शन, ऑप्शनल? सर क्योंकि बाकी जीएस का जैसे हिस्ट्री का और जियोग्राफी का मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड रहा नहीं है, तो 12th तक मैंने हिंदी लिटरेचर, रेस्ट भी उसमें रहा है, उसमें जैसे व्याकरण मुझे अच्छा भी लगता है। ठीक है गौरव सर, तो कंटिन्यू करेंगे। तो आप बता रहे थे कि आपने होमवर्क दिया था, फिर क्या हुआ? होमवर्क नहीं दिया था, साहित्य शास्त्र परिचय पढ़ने के लिए मैंने बोला था। बेसिकली ये था कि मैंने कहा कि जैसे इतिहास से, हिंदी साहित्य के इतिहास से हम लोग सेशन स्टार्ट करने वाले थे, तो वही अभी किसी ने बुक को देखा नहीं, तो मेरा ये है कि हम लोग जैसे पहले हम लोगों ने दृष्टि वाला भी देखा था, तो वहां पे कहानी के साथ शुरुआत की गई थी। तो मुझे लगता है कि बच्चों को एक बार बेस बता करके, क्योंकि साहित्य शास्त्र और साहित्य का जो विवेचन है वो हमको समझ में आ गया, तो बाकी सारी चीजें आगे आसान हो जाएंगी, खास करके जब व्याख्या वगैरह पकड़ना रहेगा, रस छंद अलंकार शब्द शक्ति, इन सब के बारे में अगर हम जानेंगे तो वो सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। तो इसलिए मेरा ये था कि साहित्य शास्त्र के साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप पहले इसको नहीं पढ़े रहेंगे तो वो आपके लिए दिक्कत उत्पन्न करेगा, क्योंकि मैं अचानक से समझाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, क्लास हो जाएगी बोरियत। बल्कि इवन जो मेरे हिसाब से जो सिलेबस में है, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास में वो सिलेबस में कि हिंदी कैसे विकसित हुई, किसने किसने फिर क्या क्या लिखा, कब कब कौन सा काल आया, वो काल विभाजन, उसी में जो आता है हमारा क्वेश्चन भी आता है, काल विभाजन की समस्या, उसी में वो आलोचक आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से वो अपने आप में बेस बना देता है। तो मेरे हिसाब से यही फ्लो भी बेहतर है कि पहले इतिहास और काल विभाजन ये सब इन लोगों को समझा के एक बेस बन गया, उसके बाद पेपर 2 उठाया तो अब इन ये भी सीधे कनेक्ट करना, अच्छा चलो ये वाली रचना इनकी है, ये वाली रचना इस कालखंड की इसकी है, जैसे बिहारी को तुरंत कनेक्ट कर पाएंगे, अच्छा चलो बिहारी ये थे, है ना। तो मेरे हिसाब से वो बेहतर रहेगा अगर हम इस तरीके से बढ़ें कि पहले हिंदी साहित्य का इतिहास और वो डिस्कशन करते हुए आगे बढ़े। इसमें भी कोशिश ये कीजिएगा, मतलब सुझाव ये रहेगा कि एक तो मान लो 15 क्लास लग गई सपोज इतिहास पूरा डिस्कशन करने में सपोज, लेकिन एक क्लास जो पहली क्लास है वो समरी रहे कि हम ये पढ़ेंगे इस पूरे इतिहास में, हम इन चीजों को देखेंगे, हम इस चीजों को समझने की कोशिश करेंगे इसमें, है ना। और वो ओपन रहे ताकि जो बच्चा मान लो नहीं भी ज्वाइन कर पाया तो कम से कम एटलीस्ट चलो उसको खुद से भी पढ़ना है, तो कम से कम वो ये डिस्कशन, वो ये बात से समझ पाए कि चलो इतिहास को पढ़ना है तो पढ़ेंगे कैसे, या हम क्या क्या पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में, क्या क्या जरूरी है। तो पहली क्लास में ये सब मार्कअप हो जाए कि ये जरूरी है, इससे क्वेश्चन आते हैं, ताकि जब ये लोग भी जब वो क्लास करेंगे तो इनके भी दिमाग में ये रहेगा, अच्छा नहीं यार चलो अब आज जगना है, हर क्लास में नहीं सो सकते हैं, ये क्लास जग के करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से एक समरी क्लास, पहली क्लास जो हम कहते हैं ना कि बता दे कि आगे हम ये डायरेक्शन सेट कर दे कि हम ये काम करने वाले हैं। दूसरा तो इन लोग से भी यही बात कहनी है कि देखो यार, होमवर्क कई बार गलत भी दिया जाए ना तो उसको आंख बंद करके करो, है ना। तो उसका मतलब आपको नहीं पता होता है कई बार कि इसका क्या मकसद है होमवर्क देने के पीछे, या क्या सोच के आपको दिया गया है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है हिंदी का या एग्जाम का, ठीक है, अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप कभी भी स्टार्ट करिए, तो जब कोई टीचर कह रहा है तो वो देखिए, जब आप उस योग्य हो जाइए कि आपका पीवाईक्यू देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ चलो पीवाईक्यू में 300 350 नंबर का अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं नंबर आ रहे हैं आपके 350 अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, तब आप अपने मन का करिए कि नहीं अब लग रहा है सर ने ये बात की, नहीं नहीं मुझे ये काम करना है, तो करिए, बिल्कुल आप स्वच्छंद है फिर, ठीक है। तो बेसिकली हिंदी साहित्य के इतिहास में भी यही दौर आता है कि स्वेच्छा, आप देखेंगे स्वच्छंदतावाद आता है ना, हर तरह के इसी तरह से चीजें वहां भी बढ़ेंगी। किसी भी चीज के इतिहास को देखेंगे तो उसमें ये होता है, पहले कोई व्यक्ति शासन करता है, फिर धीरे धीरे डेमोक्रेसी पे आती है मामला, ठीक है। तो आपको भी अपने जीवन में भी यही काम करना है कि पहले पहले शासन करने दीजिए, जो बता रहा है, जो टीचर है वो कोई बात बता रहा है तो उसको आंख बंद करके मानिए शुरुआत में,
1 महीना 2 महीना, जब जब आपको लगे हाँ यार अब मुझे पेपर अब अटेम्प्ट होने लगा है, आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगी, हाँ यार ये चीज तो अब मेरी सही होने लगी, तो फिर आप अपने मर्जी से आपको जो मन में आए वो कीजिए। एक चीज और मुझे डिस्कशन करनी थी कि जो हिंदी साहित्य में नंबर कमा रहे हैं वाला, पहले तो नंबर नहीं कमा रहे हैं, 280 आना बहुत बढ़िया स्कोर है। इस बार भी 295 आए थे, इंटरव्यू में 135 नंबर मिला था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ बेचारे का, 941 टोटल मार्किंग थे उसके। हाँ, वो बेचारा नहीं है, वो ठीक है, स्टार आदमी है, कहीं रह गया वो ठीक है। बेचारा हाँ, वो वही, होता है वही। जैसे प्रीलिम्स में रुक गया केवल 50 नंबर से, ठीक है, तो केवल 50 नंबर से प्रीलिम्स रुक गया तो वो बेचारा है। जो मेंस इंटरव्यू सब दे रहा है उससे क्या बेचारा है, बढ़िया कर रहा है वो, कुछ भी करेगा अच्छा करेगा। कहने का ये मतलब है, देखो नंबर आ रहे हैं पहली बात, दूसरी बात है अगर थोड़े कम आ भी रहे ना, अगर आप अदर ऑप्शन से देखो आपको लगेगा कि यार जियोग्राफी में तो 320 भी आ जा रहा है, हिंदी में 320 क्यों नहीं आ रहा है, तो उसका बड़ा कारण हम भी हैं, मतलब हम ही हैं, और क्या है। हम क्या है, हमने एक कोचिंग के नोट्स को एकदम कॉपी पेस्ट किया हुआ है, सबके आंसर सेम टू सेम है, किसी व्यक्ति ने ना कोई इनोवेशन दिखा है ना कोई क्रिएटिविटी है। एग्जामिनर पढ़, उसको ही पता है कि यार ये व्यक्ति ने अब ये एग्जाम्पल दिया, अगला एग्जाम्पल यही लिखेगा, उसको पता है एक्स वाई। अब इवन मुझे लगता है आपकी कॉपी चेक कर करके एग्जामिनर को भी पता चल गया कि यही नोट्स है, इसी से आंसर लिखते हैं, कोई अपने मन के चेंज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और आप इसीलिए अगर प्रदीप त्रिवेदी सर की, इसीलिए मैं कहता हूँ प्रदीप त्रिवेदी सर की कॉपी देखो, तो सत्यप्रकाश सर से भी मैं कहूंगा कि जब फाउंडेशन बैच में डिस्कशन भी करिए तो प्रदीप त्रिवेदी सर की कॉपीज भी दिखाइए। जब जैसे मान लीजिए क्लास खत्म हो रही है, क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस के लिए हो रही है, तो बेहतर है प्रदीप त्रिवेदी सर की कॉपी देखी जाए, क्योंकि आप देखोगे वो व्यक्ति में आपको इनोवेशन, आपको लगेगा कि यार इसको 330 प्लस मिलने ही थे, 363 मिले थे, कितने मिले थे 343। 343, आपको लगेगा कि यार ये मिलना, ये क्यों नहीं मिलेगा, एकदम इनोवेटिव है, टू द पॉइंट है, प्रश्न की डिमांड के अनुसार है, कोई इधर उधर की बात नहीं लिखी हुई है। पूरा आंसर पढ़ोगे आपको लगेगा कि यार एकदम आंसर में जो पूछा था वही डिमांड के अनुसार काम किया गया, कुछ इधर उधर की बात नहीं लिखी गई है। हमारे क्या है, हिंदी मीडियम वाले हम रसिक बन जाते हैं, हमें लगता है रस आने हिंदी साहित्य पढ़ने में, अरे आज तो हमने ये कविता पढ़ी, आनंदित हो गए, है ना। राम की शक्ति पूजा, वो 3 दिन पढ़ के राम की शक्ति पूजा में ही घूम रहे हैं, खोज रहे हैं एकदम कि अरे अब हम भी, है ना, क्या अब हम भी अपने मन के राम को जगा दें, लगते हैं उठ पटांग सोचने कि अब हम भी 108 मतलब मोतियों का वो करेंगे और अपनी आंख निकाल के दे देंगे, और फिर मेरे साथ होता है सर, हाँ मेरे साथ होता है सर। हाँ, अब आपके साथ ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ। आप चलो, आप आपके अंदर हिम्मत है, आप खुल के बात बोल पा रहे हो, मैं यही बात करना। एक जो स्मार्ट व्यक्ति है ना, ऋषि भाई, वो क्या करेगा ना, वो 3 दिन में वो बहुत सारी चीजों को निपटा देगा, खत्म कर देगा। क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ, वही आपको समझाना चाह रहा हूँ, देखो अगर हिंदी साहित्य आपका बहुत इंटरेस्ट है और आप रसिक बनना चाह रहे हो, तो यूपीएससी छोड़ के पीएचडी करनी चाहिए, और पीएचडी भी सीरियस करनी चाहिए कि नेट जेआरएफ निकाला, किसी ढंग के यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया, वहां पे ढंग से हम पढ़ा रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं। अगर रस आ रहा है, आप एकदम इन्वॉल्व, और फिर कविताएं लिखने, फिर आपका कैरियर यूपीएससी नहीं है, फिर आपका कैरियर नॉन यूपीएससी है, ठीक है। जैसे हमारे है ना एक बड़े फेमस कवि हैं, है ना, वो आए भी थे अभी, पल्लव से मिले थे, थोड़ा सा नमा, मेरे दिमाग आजकल बुढ़ा की मुद्रा में, हाँ ठीक है, तो हाँ मेरा दिमाग आजकल थोड़ा स्लो हो रहा है, देखा था सर, रील पे देखा था। हाँ, तो आप देखेंगे, मैं वही बात कह रहा हूँ कि देखेंगे तो वो क्या है, उनका देखिए इंटरेस्ट है उस फील्ड में, चले गए, सक्सेसफुल हो गए, हो सकता है वो आईएएस बन जाते, या मान लो कोई भी रैंक आ जाती उनकी, तो हो सकता है वो अपने फील्ड में सफल नहीं होते। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो कहने का मतलब है भाई, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा आपको रस आने लग रहा है, फिर छोड़ देना चाहिए ये वाली फील्ड। क्यों? यहाँ पे देखो आपसे बात होगी, आपकी नॉलेज जानी जाएगी आपके नंबरों से, सीधी बात है। आपको कितना आता है, आप कितने ज्ञानी हो, क्या आप एक एक चीजों के 200 एग्जाम्पल जानते हो, क्या आपको ये भी पता है कि नहीं ये वाला रस यही वाला रस है, कोई आपने 4 अलग अलग तरह के रस खोज रखे हैं जिसका किसी को पता ही नहीं था, है ना, आपने उतना रिसर्च, यहाँ कोई मतलब नहीं। यहाँ सीधी मतलब मैं पूछूंगा ऋषि आपके नंबर कितने, आपको सर 190, मैं पूछूंगा मोनू आपके कितने नंबर हो, कहेगा 290, तो मैं मानूंगा मोनू इज ग्रेटर देन ऋषि, सिंपल एज दैट। तो अभी आपका फोकस रस लेने की बजाय बिल्कुल रसिक बनिए ही मत, यही मैं, इसीलिए मैं कह रहा था ये बात। तो मेरा एक्सपीरियंस, इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करता हूं ना, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ाने के लिए बहुत लोग हैं, मिल जाएंगे आपको, इसीलिए एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि रस लेने के कारण हम, अभी क्या हुआ, कई बार आपको लगेगा, जैसे हो सकता है जैसे मैंने भी पढ़ाया था, तो मेरी भी क्लास, जैसे मैंने अंकुरण में पढ़ाया था,
सत्यप्रकाश सर ने पढ़ाया था। तो कुछ लोग कहते थे गौरव सर आप बड़ा बोरिंग पढ़ाते हो, कुछ लोग कहते हैं सत्यप्रकाश सर आप बड़ा बोरिंग पढ़ाते हो। सबकी अलग अलग अपनी व्यू होते हैं। मैं आपसे एक बात बताता हूँ, क्या वहां पे डांस थोड़ा ना करेगा आदमी, है ना? वहां पे आके नाचेगा थोड़ा ना, ठीक है, कमर तो वहां हिलाएगा नहीं। वहां सिंपल सी बात है, आ रहा है तो आपको पढ़ाएगा ही। अब वो टॉपिक अगर बोरिंग है तो बोरिंग होगा ही, वो लगेगा ही। अगर आप एक स्मार्ट अभ्यर्थी हो तो आप फोकस करोगे इसमें क्या नॉलेज की चीज है, ये हमें लिखना है। हाँ, आप ये बताओ सर, टीचर का जजमेंट कैसा होना चाहिए? सर आपकी ये क्लास में मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आई सर, ये जजमेंट है, बहुत बढ़िया है। टीचर का जजमेंट होना, सर आपका ये चीज आपने पढ़ा दी हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर भी मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहा हूं सर, मुझे एक भी नहीं हवा लग रही है। ये टीचर्स का जजमेंट है। टीचर बोर पढ़ा रहा है सर, हम बोर हो जा रहे हैं, ये जजमेंट नहीं होनी चाहिए। और ये जजमेंट कौन करता है? जो रसिक हो जाता है, जिसको हिंदी साहित्य में एकदम मजा, और मजा मत लीजिएगा, नहीं तो पता 5 साल 6 साल मजे में ही लग जाता है। आप देखेंगे, मैं तो बहुत लोगों को देखता हूँ ऋषि भाई, इसलिए मैं आप जूनियर है मेरे, है ना, मैं आपको ये बात, मेरे हक है कि आपको ये बात मैं समझा पाऊं, जरूरत पड़े तो डांट के भी समझा पाऊं, प्यार से भी समझा दूं कि भाई रस नहीं लेना है सब्जेक्ट में, बिल्कुल नहीं। सर मान के चलना है। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए बोलिए। सर रस लेने की नहीं आदत है सर, मेरा ध्यान ही भटकता है। आप वो देखते होंगे कि आजकल वो प्रथा चल रही चिट चिपकाने वाली, कि लोग सामने चिट चिपका लेते हैं थोड़े थोड़े फैक्ट लिख करके। तो मैं पता सर वो चिट नहीं इसलिए नहीं चिपकाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ और वहां पॉलिटी की लगी हुई है चिट, तो मैं कहो वो कहो आर्टिकल देख के मैं वो आर्टिकल के बारे में सोचने लगता हूँ, कहो वहां 15 मिनट मेरा चला जाता है। तो वो इसलिए चीज मैं तो नहीं उसमें करना आर्टिकल चाहता। के बारे में आप क्या सोचते हैं कि आर्टिकल क्यों लिखा गया, इसके पीछे हाँ सरकार ने, हाँ? हाँ सर जी, यही सब नहीं, ये मतलब फालतू की चीज हो जाती है, तो वो चीज है मेरे अंदर, तो हम उसमें ये ये चीज करने के लिए बचते हैं सर। ये सब नहीं ऋषि, देखो इससे क्या है, सही तरीके से नहीं बचना चाहिए, गलत आदतों को सही करना है, न कि अपनी आदतों के, आप कह सकते हैं अपने आदतों के मजदूर बन जाना है। अपनी आदतों का मजदूर नहीं बनना है, कैदी नहीं बनना है अपनी आदतों का। अपनी आदतों को सही करना। देखो जो चीज चिपकाते हैं, ठीक है, नो डाउट मैं नहीं चिपकाता था, मुझे बहुत, मैं तो आईपैड से ही पढ़ता था, जनरली मेरे पास आईपैड ही रहता था। तो भाई ये चीट वीट, मेरा रूम अच्छा खासा साफ सुथरा रहता था, कुछ आपको ना मैप दिखेगा मेरे रूम में। एक बार मैंने अपना रूम दिखाया भी था, तो आप देखोगे पुराने अगर वीडियोस में, तो मैंने रूम भी दिखाया था, ना कोई मैप थी, ना किताबें लगी हुई हैं, मुझे ये सब चीजें एकदम नहीं पसंद थी। फिर भी मैं एक बात मानता हूँ, जब मैं आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा था तो मैं चिट चिपकाता था, ठीक है, उसका फायदा होता है, लेकिन उसका फायदा तब होता है जब आपके दिमाग में कंट्रोल है। कंट्रोल क्या, उसका फायदा कैसे होता है? सुबह ब्रश कर रहे हो मान लो, ठीक है, या सुबह आप उठे, थोड़ा आपको लग रहा है कि चलो मैं टहलता हूँ थोड़ा, है ना, थोड़ा फ्रेश हो लूं, थोड़ा टहल लूं, गर्म पानी, या जैसे मेरी आदत है मैं सुबह उठते गर्म पानी लेके थोड़ा टहल टहल के पानी पीता हूँ आराम से, 5-10 मिनट लगता है, उसी में क्विज लगाता था। तो आप उस समय उस चिट को देख सकते हो रिवीजन के लिए, बाकी दिन में नहीं करना है। इसमें अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप ये भी काम कर सकते हैं कि आप एक पर्दा लगा दीजिए, ठीक है, पर्दे के पीछे चिट रहे, फिर दिन में पर्दा खींच दिया, सुबह सुबह रात में सोते समय पर्दा हटा दिया, सोते समय लेटते समय दो 4 पॉइंट दिख गए, सोचते सोचते सो जाइए, वो तो और अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप देखो, एक चीज बहुत सिंपल सी बात है, आप लोगों को हिंदी साहित्य से हम भटक गए थोड़ा। अगर आपकी कोई खराब आदत आपकी पढ़ाई में बाधा हो रही है, उस आदत को चेंज करना है, किसी भी कीमत पे उसको चेंज करना है। उसको नहीं चेंज करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कोई भी कमी, अब विराट कोहली है, अगर वो शॉर्ट पिच बॉल पे आउट हो रहा है तो उसको चेंज करना पड़ेगा कि यार शॉर्ट पिच बॉल को अब कैसे करें, नहीं तो हर बार आउट होगा, ठीक है, और एक खराब खिलाड़ी माना जाएगा। लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी तभी विराट कोहली का नाम है, तभी मैं भी वही एग्जांपल यूज कर पा रहा हूं, क्योंकि उसको पता है यार ये मेरी कमजोरी थी, इसको मजबूती में कैसे बदलना है, अब कैसे खेलना है, क्या बैक फुट पे जाके शॉट खेलना है या फ्रंट फुट पे खेलना है, उसको पता है ये बात। तो आप सभी से मैं ये बात कहूंगा कि देखो, अभी आप एग्जाम दे रहे हो, और ये एग्जाम आम बोर्ड का एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम है एक घोर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का, घोर कंपटीशन का, एकदम जिसको आप कह सकते हो ना गला काट। इसमें गला काट में भी गला के साथ साथ बॉडी के हर पार्ट काटने वाली प्रतिस्पर्धा है, केवल गला कटने की प्रतिस्पर्धा नहीं है। गला कट गया एक बार को मर जाएगा, इसमें पहले उंगली कटती है, फिर पैर कटता है, फिर गला कटता है, गला सबसे लास्ट में कटता है, उसके पहले जितने बॉडी के अंग हैं सब कट जाएंगे। ये वाली प्रतिस्पर्धा है यहाँ पे। तो इसमें आपका अगर दिमाग भटक रहा है, आप इधर उधर चीजों में परेशान हो रहे हैं, तो बेहतर है आप उस चीज के सॉल्यूशन में पहुंचिए कि कैसे मैं दिमाग ना भटकाऊं।
मैं क्या करूं कि मेरा दिमाग ना भटके, ठीक है, न कि अपने ऊपर हावी होने दीजिए कि अरे यार चलो भटक रहा है आज भटकने दे। तो ये सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैं इसमें एक चीज और बोलना चाहूंगा। हाँ। जैसे जो चिट वाली बात थी ना हिंदी साहित्य के संदर्भ में, हम उसको शॉर्ट नोट की तरफ ले जा सकते हैं बजाय कि चिट बनाने के या चिट इधर उधर लिखने के, क्योंकि हमको शॉर्ट नोट भी चाहिए टू द पॉइंट कि जो कबीर की बात आए तो कबीर पे कौन कौन सी चीजें आप कोट कर सकते हो, कि कौन कौन से रचनाकार से आप तुलना कर सकते हो, कौन कौन से आलोचकों के बारे में बता सकते हो। तो मेरे हिसाब से वो शॉर्ट नोट अगर आपका तैयार है, जैसे गौरव सर ने भी एक पन्ने में बनाया था अपना जो वो वाला था हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स जो था, मैंने क्योंकि वो 50-52 पेज के और बनाए थे। हाँ वही 50-52 वही पेज के। क्योंकि वो पेपर में मिलता है, ठीक है। जैसे आपको रसिक गौरव सर ने बोला ना कि रसिक बनिए मत, और उससे लोग ये तात्पर्य लगा लेंगे कि मूल टेक्स्ट नहीं पढ़ना है, रचनाओं को याद नहीं करना है। उसमें करना पड़ेगा, मूल टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, जो बुक बताई जा रही है वो पढ़ना पड़ेगा। इवन मैं इसमें एक बात बीच में रोकूंगा। मान लो अगर आपको अगले साल एग्जाम देना है, तो इसमें भी प्रायोरिटी है कि आप पास बिल्कुल समय नहीं है तो थोड़ा मूल टेक्स्ट से भटक सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजों में पढ़ लिया, जैसे सर इसमें भी मैं कहूंगा सर आप प्रायोरिटी बनवा दीजिए, एक लिस्ट बना दीजिए कि ये चीज तो कम, जैसे कहानी है, चाहे एक दुनिया समानांतर है मान लीजिए, या मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, ठीक है, तो उसमें लिखा दीजिए ये कंपलसरी तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये मूल टेक्स्ट। हालांकि 2027 में देना है, तो हम लोग अगस्त 2026 तक ऑप्शन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी रहेगी। तो 2026 के बाद भी इन लोग के पास मेंस तक कम से कम 7 से 8 महीना रहेगा दोबारा रिवीजन। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फिर भी एक आप ऑर्डर बना दीजिए कि ये वाले टेस्ट कम मतलब 100% करने हैं, ये वाले चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। अब जैसे एक है ना वो प्रस्तावना, वो लिखे थे आचार्य शुक्ल, अब 1200 पेज की प्रस्तावना, ठीक है नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, वो आपकी मर्जी, लेकिन मतलब ठीक है वो चलो वो तो सर ही बताएंगे, मतलब आपको भाई उसमें से काम की चीज मैंने निकाल करके 40 पेज में कर दिया उसको, अब साहित्य के इतिहास। अब जैसे मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो हमेशा देखो मैं एक एस्पिरेंट की तरह से बात करूंगा, सर आपको एज अ टीचर गाइड करेंगे, मैं एस्पिरेंट के तौर पर गाइड करूंगा। तो अब मान लो यशपाल की दिव्या है, नहीं समझ में आ रही है यशपाल की दिव्या, आपको लगा बड़ा हार्ड है, तो भी उसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको प्राक कथन पढ़ना ही पढ़ना है। अब आप प्राक कथन नहीं इग्नोर करके जा सकते ना, उसमें वो जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि है ना, बताते हैं ना कि क्या कहते हैं, आदमी के बारे में बोलते हैं, मनुष्य के बारे में बोलते हैं, मनुष्य भोगता नहीं काटता है, ऐसे याद किया था, भोगता नहीं करता है। देखो आज तक याद है, कैसे याद है भाई, यही सिस्टम है। अब सोचो 3 साल हो गया एग्जाम दिए 3 साल कैसे 4 साल हो गया, इन आज तक याद है कि वो प्राकथन में ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है देखो कुछ चीजें कंपलसरी है, पढ़ना ही पढ़ना है, मूल टेक्स्ट पढ़ोगे तो और एक्सपीरियंस आएगा, और चीजों को कनेक्ट कर पाओगे और आंसर अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि मतलब मूल टेक्स्ट ही सब कुछ है, ठीक है। तो ये जैसे बातें हैं, तो इसमें आप लोग अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिएगा, सर आपको प्रायोरिटी सेट करा लेंगे कि ये तो मिनिमम है करना है। अब भाई अब उसमें भी बच्चे हैं जिसको मान लो मेरे जैसा लाना है कि 270 आ गया, तो मत पढ़ो मूल टेक्स्ट। जिसको लग रहा है कि नहीं मुझे तो अभी समय है, मुझे 320 लाना है, तो पढ़ना है, तो वो 50 नंबर तभी ना बढ़ेंगे, भाई मैं नहीं पढ़ पाया मेरे नहीं बढ़े। आपको लग रहा है कि नहीं सर आईपीएस तो मुझे नहीं बनना है, मुझे कम से कम आईएएस कम से कम, उसके बाद कुछ हो गया तो ठीक है। तो आपको लग रहा है कि मुझे वो करना है, तो आप फिर पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है पढ़ेंगे। एक नंबर की देखो लड़ाई है, सिंपल सी बात है, एक नंबर की घोर लड़ाई है, तो करेंगे, ठीक। इसका एक सॉल्यूशन ये भी है कि जैसे मान लीजिए आप सपोज कीजिए आपको थोड़ा सा मजा आ रहा है ना पढ़ने में, और आप जीएस पढ़ करके बोर हो गए, भूगोल पढ़ा बोर हो गए, तो उस बीच में कोई कहानी उठा के पढ़ ली, है ना, आपको लगता है कि यार लो हमको थोड़ा सा मानसिक संतुष्टि मिल जाएगी, तो कहानी पढ़ लिया, कुछ और पढ़ लिया, कविताएं कुछ पढ़ ली, जैसे राम की शक्ति पूजा बीच में घुमा ली, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जग सकता है दोबारा में, है ना। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद से हम लोग बेसिकली आज का सेशन का मेन पर्पस यही था कि सारे बच्चों को थोड़ा सा मैं जानूं, जैसे निकिता है, ऋषि तिवारी से मैंने बातचीत भी की थी अभी कि ये लोग क्यों हिंदी साहित्य क्यों ले रहे थे, ठीक है, क्यों हिंदी साहित्य लेने का पर्पस क्या था, क्योंकि ऋषि जो है इतिहास से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, निकिता जो है बी फार्मा किए हैं, और उसके बावजूद हिंदी साहित्य लिया है। तो मैंने पूछा कि हिंदी साहित्य लेने के पीछे मेन मोटो क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इसलिए देख करके ले लेते हैं कि हिंदी साहित्य में नंबर अच्छे आ रहे हैं तो इस वजह से ले लेते हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, हम बहुत ज्यादा मात्रात्मक त्रुटियां करते हैं, गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं,
ठीक है, राइटिंग ऐसी होती है कि खुद लिखा खुद ही को नहीं समझ में आ रहा है। तो इस वजह से मैंने कहा कि नहीं, आज एक बार बातचीत करते हैं, फिर इसको क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये आपको वो रखना है, इस तरह से चीजों को आप लोग करिए और बेसिक्स पे ज्यादा फोकस मारिए बजाय कि सीधे सीधे एडवांस लेवल पे। और इसके बाद एक चीज जो मैं लास्ट में समझाऊंगा कि आंसर राइटिंग पे फोकस कीजिए। इवन जैसे आज आपको कुछ पढ़ाया गया तो उसका कुछ ना कुछ जरूर लिखिए, फिर नहीं लिखेंगे तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। कोई और तरीका नहीं है इसके, मतलब कोई और तरीका नहीं। एक बार को आप कम पढ़ेंगे चलेगा, कम लिखेंगे करते ही नहीं चलेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे पूरी लड़ाई है लिखने पे, पूरी लड़ाई आपके नंबरों की। तो उसी बेसिस पे आप लोग फोकस कीजिएगा। छोटा सा आप लोग का ग्रुप है तो उस ग्रुप में डिस्कशन कीजिए, कुछ काम की चीजें पूछनी है तो पूछिए। ऊट पटांग क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है कि सर इस शब्द का क्या मतलब है। अब लेके आप उस पर 2 घंटे का डिस्कशन मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है। तो उन पटांग चीजों से बच के काम की बातों पर फोकस करके हिंदी साहित्य कीजिए और होपफुली आप लोग का रिजल्ट, और होपफुली कि जब ये नया कुछ स्टार्ट हुआ है तो मेरे हिसाब से रिजल्ट चेंज हो थोड़ा हिंदी साहित्य में। हाँ, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें बच्चे लोग का भी सपोर्ट जरूरी है कि एक तो अच्छे बच्चे आए, सबसे पहली बात कि मेहनती बच्चे आए। कम से कम 1500 के ऐसे लोग हैं जो मेहनती हों, ठीक है। और नो डाउट इससे कम में नहीं होगा, 5-6 बच्चों 10 बच्चों से नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, कई मैं देखो मैं हार्श रियलिटी बोलता हूँ, उसमें आप लोगों को कई लोगों को बुरा भी लग जाएगा, कई लोगों को लगेगा सर ये क्या कह रहे हैं। उसमें क्या होता है, प्री ही नहीं निकलता है हमारा हिंदी साहित्य तो बहुत अच्छा है लेकिन हमारा सीसैट ही नहीं निकल रहा है। तो कम से कम इतना मिनिमम एक सैंपल रहे कि हाँ जो मेंस दे रहे हैं कि अपने यहाँ से भाई 50 लोग 60 लोग मेंस दे रहे हैं, तब वो रिजल्ट आएगा कि टॉप 20 में 2 रिजल्ट आया, टॉप 50 में 1 रिजल्ट 2 रिजल्ट आया, तब वो दिखेगा। एक बच्चा मेंस दे रहा है तो पता चला हिंदी साहित्य तो चलो 290 आ गया जैसे बता भी रहे हैं, एसएम पता चला आया 70 नंबर, इंटरव्यू कॉल ही नहीं आई। हर जगह बैलेंस है ना। तो जब ज्यादा भीड़ देगी, इनोवेटिव करेगी, कुछ नया करेगी, तो मेरे हिसाब से आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। जय हिंद जय भारत। ठीक है, मैं बने रहता हूँ। देखिए, सर ने जैसा बताया था कि रसिक बनना है ना, रसिक नहीं बनना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मूल टेक्स्ट नहीं पढ़ना है। तो मूल टेक्स्ट जरूर पढ़ना है। जितने भी आपको प्रॉब्लम दिए जाएंगे डीपीपी वाले, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस, वो आपको जरूर करना है। नहीं आएगा लिखने कोई दिक्कत नहीं है, हम शर्माएंगे कि मेरी कॉपी मोनू देख लेंगे तो कैसा लगेगा, मेरी कॉपी अंजलि देख लेंगी तो कैसा लगेगा, मेरी कॉपी ऋषि देख लेंगे तो कैसा लगेगा, मेरी कॉपी देख करके कहीं वो भी सीख जाएंगे तो क्या होगा। इन सबसे परे होकर के अपना उत्तर लिख करके ग्रुप में सबमिट करना है। जो भी आपका उत्तर रहेगा, जैसा भी उत्तर रहेगा, तो डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस को करना है। दूसरा, मेरा ज्ञान, हालांकि यूपीएससी वाले फील्ड में 2019 से मैं हूँ और मतलब 2019 से पढ़ा लिखा रहा हूँ। 2023 में हम लोगों ने अंकुरण बैच किया कराया था, तो 2025 के भी अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो अंकुरण बैच से लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन फाउंडेशन शुरू करने का बेसिक मोटो यही था कि 280 प्लस को 280 से प्लस ले जाना, 300 प्लस ले जाना नंबर। तो तभी आएगा जब आप लोग का भी सहयोग रहेगा। और आप लोग का सहयोग किस अर्थ में कि जैसे आप ये मतलब मुझसे ये उम्मीद नहीं करेंगे आप कि मैं हिंदी साहित्य का आपको मास्टर बना दूंगा। आप मुझसे ये उम्मीद करेंगे कि मैं हिंदी साहित्य में आपको 300 प्लस ले जाने में सहयोग करूंगा। ठीक है, तो अगर आप हिंदी साहित्य में मास्टर बनना है कि नहीं, हिंदी साहित्य में मुझे कुछ ऐसा घोल के पिला देंगे सर कि मैं हिंदी साहित्य का मास्टर बन जाऊंगा, तो वो मेरी उतनी क्षमता नहीं है। मैं उस मामले में बहुत ही अल्पज्ञ हूँ। ठीक है, मैं इसको एकदम मैं हम्बली स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं बहुत ही अल्पज्ञ हूँ। तो परेशान करने के उद्देश्य कोई प्रश्न नहीं कि सर इसका अर्थ बता दीजिए तो फिर जाने, ये वाला भाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, बोलते भी है ना कि हम लोग जब एक आपने जापानी कहानी सुनी होगी, तो जापानी कहानी में बोला ये जाता है कि ये एक भरे हुए गिलास को दिया जाता है, बोला जाता है इसमें और जो है पेय पदार्थ मतलब पानी और डालो, तो भरे हुए गिलास में पानी और नहीं पड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से भरा हुआ है। ठीक है, तो जब आप क्लासेस करेंगे तो अपने जितने भी अपने जाति, अपना धर्म, अब बल्कि यूपीएससी की तैयारी में भी मैं यही बोलता हूँ कि आप किस जाति से हैं, आप किस धर्म से हैं, किस मत को फॉलो करते हैं, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजों से ऊपर उठ करके। ठीक है, क्योंकि समझाने के उपक्रम में हो सकता है कि कोई इधर उधर की बातें हों, और जाहिर सी बातें होती ही हैं। ठीक है, लेकिन हमको उससे ऊपर उठ करके हमारा मेन प्रयोजन, जैसे काव्य जब आप पढ़ोगे तो काव्य का प्रयोजन पहले हम लोग साहित्य शास्त्र परिचय के साथ स्टार्ट करेंगे, उसमें काव्य का प्रयोजन आएगा।
तो काव्य के प्रयोजन के बारे में बातचीत होती है तो कई लोग यश के लिए लिखते हैं, कई लोग पैसे के लिए लिखते हैं, ठीक है, साहित्य के प्रयोजन पे। कई लोग जो है जैसे तुलसीदास जी हैं तो वो लिखते हैं कीरति बनति भूति भल सोई सूर्य सरिसम सबका हित होई। तो सबका हित करने वाला साहित्य है। तो साहित्य का प्रयोजन जिस प्रकार से अलग अलग है, वैसे ही हमारे जो पढ़ना है, हमारे जो पठन पाठन है, इसका प्रयोजन क्या है? यूपीएससी के मेंस हिंदी लिटरेचर ऑप्शन में नंबर अच्छे ले आना, ठीक है। तो ये कहीं पे भी वो एक तरफा प्रक्रिया नहीं होगी बल्कि परस्पर प्रक्रिया होगी, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें जैसे पहली क्लास में एक गौरव सर ने ऐड करा है कि पहली क्लास में समरी, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक जब भी हम शुरू करें, जैसे पहले हम लोग साहित्य शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, 1 2 क्लास 3 क्लास में साहित्य शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली क्लास में समरी दे करके साहित्य शास्त्र के बारे में, साहित्य का प्रयोजन, साहित्य किसे कहते हैं, खास करके वाङ्मय क्या होता है ना, हिंदी इंग्लिश में जो लिटरेचर शब्द है उसका क्या अर्थ होता है, और हिंदी में जो साहित्य शब्द है इसका क्या अर्थ होता है। तो वाङ्मय, साहित्य, लिटरेचर, इन तीनों के अर्थ को समझते हुए फिर काव्य के प्रयोजन को समझेंगे, शब्द शक्ति को समझेंगे कि शब्द शक्तियां क्या होती हैं, अभिधा क्या होती है, लक्षणा क्या होती है, व्यंजना क्या होती है, ताकि जब आगे इन टर्म्स की जरूरत पड़े तो आपको फिर से दोबारा कंफ्यूज होने की जरूरत ना पड़े। अब इस चीज में 2 चीजें आपके पास हैं। बुक के तौर पे जो साहित्य शास्त्र परिचय है वो पहले ही दिया जा चुका है, उसको जरूर पढ़िएगा। और पीपीटी के तौर पे आपको यहाँ से कुछ कुछ फैक्ट मिलेंगे। तो पीपीटी को घुमाना है, जैसे क्लास आप रिकॉर्डेड मिलेगी, क्लास देखने से पहले एक बार पीपीटी को घुमा लीजिएगा, फिर क्लास देख लीजिएगा, उस समय भी पीपीटी आपके सामने खुली रहे, ठीक है, ताकि आपको नोट्स बनाने का चक्कर ना पड़ा, नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा। नोट्स बनाना भी है तो कैसा, वो प्रॉपर आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे, मतलब 100 पेज में आपके टोटल पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलाकर के बनेंगे। भाषा खंड अलग से, भाषा खंड का आपका 30-40 पेज, मतलब 100-150 पेज में आपके टोटल नोट्स बनेंगे, वो एकदम शॉर्ट नोट्स रहेंगे। वो शॉर्ट नोट्स ऐसा रहेगा कि उसमें एक एक चीज आपको घोटनी है। एक एक चीज घोटनी है का मतलब क्या होता है कि जो आपके सामने बोले कोई तुलसीदास, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि तुलसीदास हिंदी जो भक्ति काल है, भक्ति काल के राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, जो कि तत्समीकृत अवधि में लिखते हैं। उनकी जो अवधि है तत्समीकृत है, ठीक है, और रामचरितमानस इनके ख्याति का आधार है। इसके अलावा कवितावली, रामलला, मतलब उनके बारे में जो बेसिक है वो तुरंत आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है, क्या लिखते हैं, किस टाइप का लिखते हैं, ये सारी चीजें। प्लस इनके ऊपर किन किन आलोचकों ने कुछ बोला, तो रामविलास शर्मा से लेकर के आचार्य शुक्ल तक, आचार्य द्विवेदी से लेकर के डॉक्टर नगेंद्र तक, और क्या कहते हैं ये अपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से लेकर के रामधारी सिंह दिनकर तक, नामवर सिंह तक, जिन्होंने भी उसमें कमेंट किया है, मैं सबके नाम वहां पे आपको कोट कराऊंगा। और आप सीधे सीधे ऐसे समझिए, जब आप उत्तर लिखेंगे ना, इन नामों को आपको यूज करना है, इसीलिए जब डीपीपी मिलेगी तो उसका उपयोग करते हुए आपको लिखना है। तो जैसे मान लीजिए आप ऐसे लिख रहे हो सीधे सीधे कि आचार्य शुक्ल के अनुसार ऐसा कुछ हो रहा है, या आप डायरेक्ट बता दे रहे हो कि तुलसीदास की ये प्रमुख विशेषता है, तो जब आप आचार्य शुक्ल को कोट करोगे, आ रहा हूँ ऋषि, आ रहा हूँ, आप पे भी आ रहा हूँ, तो जब आप आचार्य शुक्ल को कोट करके बताओगे तो चीजें आपको सामने वाले को, जब परीक्षा को ज्यादा प्रभावित करेंगी, बजाय कि इसके हमने डायरेक्ट बता दिया कि ये प्रमुख विशेषता है, ठीक है। हाँ ऋषि बताइए क्या बोल रहे थे। सर सिलेबस एक बार और भिजवा दीजिएगा सर। ठीक है, सिलेबस मैं तुरंत भिजवा दे रहा हूँ। एक प्रिंट आउट करवा के सर सामने रखेंगे ना, मतलब है मेरे पास जैसे 2 सिलेबस रखना है। सिलेबस अभी मैं सिलेबस पे आने भी वाला था, 2 सिलेबस प्रिंट करिएगा। एक सिलेबस वो आपका होगा कि जिसमें जैसे मान लीजिए आपको बुकलेट, अभी जैसे चूंकि पहली क्लास है, मतलब पहली क्लास का मतलब पहला बैच है, तो आपको इकट्ठे वो पीडीएफ नहीं मिलेंगी। पीडीएफ शुरुआत में आपको दी जाएंगी, शुरुआती पीडीएफ प्रिंट नहीं कराना, ध्यान रखिएगा, शुरुआती पीडीएफ अभी प्रिंट मत कराइएगा। प्रिंट करने के लिए आपको बोला जाएगा कि ये पीडीएफ परिष्कृत हो चुकी है, इसको प्रिंट करा सकते हैं, तो वो प्रिंट कराइएगा। पहले आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि क्लास में जो जो एक्टिविटी कराई जा रही है उस एक्टिविटी में भाग लीजिए। सिलेबस के 2 प्रिंट आउट रखिए, एक प्रिंट आउट डेली उठ करके देखना है ताकि इंटरकनेक्टिविटी समझ में आए, ठीक है। इंटरकनेक्टिविटी कैसे, जब आप तुलसीदास को पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आधुनिक युग के तुलसी आप किसको कह सकते हो। आप कबीर को पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि सिद्धनाथ साहित्य से भी कबीर को जोड़ सकते हैं और बाबा नागार्जुन से भी कबीर को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इंटरकनेक्टिविटी के लिए भी हमको सिलेबस सामने होना चाहिए। और जीएस में भी मैं ये बोलूंगा, ठीक है, ये जीएस का क्लास नहीं है, लेकिन जीएस में भी आप तैयारी तो यूपीएससी कर रहे हो, तो जीएस का भी सिलेबस मेंस का आपके सामने होना चाहिए। सवेरे कुछ नहीं करना है, एटलीस्ट 5 मिनट जीएस का और 2 मिनट हिंदी साहित्य का सिलेबस देखना है, ठीक है। सिलेबस मैं तुरंत आपको भिजवा दे रहा हूँ, 1 मिनट। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बताइए। सर जैसे मैंने अभी सीसैट सर जी शुरुआत नहीं करी है, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वैसे हम।
लेकिन तो सर कब इसका पंडित जी मुहूर्त बताए हैं? अरे सर मुहूर्त नहीं सर जी, डर लगता है बस, उसको पढ़ने ही से डर लगता है बस। नहीं नहीं नहीं, डरना नहीं है, ठीक है। डर के आगे देखिए जीत है। आप डरेंगे तो फिर हो चुका काम। डरना क्यों है आपको? देखिए अच्छा एक चीज बता रहा हूँ, आपको करना तो है ही, यूपीएससी करना है ना। मुझे मान लीजिए अगर कल यूपीएससी कल को बोलेगी कि हिंदी साहित्य नहीं, मान लीजिए ऑप्शनल हिंदी साहित्य हटा दे, कल को तैराकी लेते हैं, और या ये सीसैट हटा दे, सीसैट से बोले कि तैराकी करना, आपको पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन अगर यूपीएससी करना है फिर आपको तैराकी सीखनी पड़ेगी। कल को बोल दे कि निशानेबाजी से थ्रू हम लेंगे, तो आपको निशानेबाजी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। कल को आपको मतलब जो भी चीज नहीं पसंद है, डर ना, डर को हटाइए। डर का बेसिकली फैक्टर, डर का विज्ञान जानते हैं क्या होता है? सर हम अपने डर मन में नहीं, बात ये हाँ, पड़ती है सर जी कि उसमें नंबर नहीं आते ना, तो वो चीज बहुत दिक्कत हो जाती है सर। वो मन यही नहीं तो मानता है कि मैं कर रहा हूँ प्रयास फिर भी नहीं हो रहा, तो गुस्सा आती है। नहीं नहीं, मैं इसका आपको बता रहा हूँ। बेसिकली होता क्या ना कि जब जैसे मान लीजिए मैथ अगर आपका कभी गलती से भी वीक हो गया मैथ, ठीक है, या मैथ से आपको डर लग गया, सपोज कीजिए इंग्लिश, जैसे मेरी इंग्लिश ना, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके पीछे सबसे प्रमुख कारण इंग्लिश था। बीच में 5 दिन, जब मेंस में 5 दिन का समय होता है, तो मैं बैठ करके इंग्लिश के 14 निबंध याद कर रहा था कि मैं इंग्लिश में फेल ना हो जाऊं और मेरा मेंस की कॉपी ऐसा ना हो कि मेंस की कॉपी चेक होने से बच जाए। तो ऐसे में, क्योंकि मेंस में अगर आप जो अनिवार्य हिंदी और अनिवार्य इंग्लिश होता है, अगर आप उसमें 75 नंबर 300 में नहीं पा रहे हैं, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। अब मेरा डर क्या था? मुझे ये था कि भाई मुझे इंग्लिश समझना नहीं है, मुझे इंग्लिश रट लेना है, निबंध रट लूंगा, और कोई नहीं कोई जाकर के वहां पे 3-4 तरीके की, क्योंकि मैंने पिछले 10-12 साल के पीवाईक्यू देखे तो 14 थीम आई थी, 14 थीम पे मैंने निबंध लिख करके रट लिया, ठीक है। अब रटने के बाद वो स्थिति क्या हुई, वो मेरा तो दिमाग अब भाई वही दिमाग है, अलग से तो दिमाग लाऊंगा नहीं। तो जो मेन थीम था यहाँ पे, या जिस पे हमको मेहनत करनी चाहिए थी, जहाँ पे मैं नंबर ला सकता था, वहां पे मैं नंबर ले आने में असमर्थ रहा, पेपर ही पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाया उस डर और फ्रस्ट्रेशन में। तो जब आपके अंदर, आपको पता है कि आपको ये डर है, अब डर कैसे होगा? जैसे मान लीजिए आपको भूत से डर लगता है, ठीक है, अब भूत से डर आपका कैसे खत्म होगा? या तो भूत देख लीजिए, या तो ये विश्वास कर लीजिए कि नहीं भूत है नहीं, ठीक है। दोनों ही स्थिति में आप भूत देख लेंगे, ज्यादा ज्यादा भूत क्या करेगा, 1-2 छापड़ मारेगा, सामने आ जाएगा, तो ठीक है, या आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं भूत है ही नहीं, तब आपको डर आपका खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही गणित से डर लग रहा है, सीसाइड से डर लग रहा है, तो उसको अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए। अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि पहले दिन आप अटेम्प्ट करेंगे, 10 में से 10 क्वेश्चन सही करेंगे, 10 में से 1 सही होगा, तब भी मेरा होगा, ठीक है। ये विश्वास होना चाहिए कि भाई 10 में से मैं 1 कर ले रहा हूँ। सर अच्छा, बात ये है ना कि सर मुझको ये महसूस होता है कि मुझे सब आ रहा है, मुझको अगर पता चले कि मुझको क्या नहीं आ रहा तो मैं वो कर लूं, मुझको सब आने के चक्कर में सब अटेम्प्ट करता हूँ, वही में टाइम वो सब बर्बाद हो जाता है। हाँ, अब मैंने अभी शुरुआत में ही बोला है, ये भाव रख करके तैयारी कभी नहीं होगी। अगर आप पहले ही सोच लेंगे कि मैं हिंदी साहित्य में बहुत अच्छा जानकार हूँ, अब देखता हूँ सर क्या पढ़ाते हैं, तो मैं कुछ नहीं आपको दे पाऊंगा। आपको इस भाव के साथ आना है कि नहीं मुझे कुछ नहीं आता, मुझे जानकारी लेनी है, नंबर लाने। तो ऐसे ही सीसैट में भी, आप सीसैट में पहले ये मत कोशिश करिए, आप पहले एक बार ना उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन है, रीजनिंग है, मैथ है, उसको जैसे 2027 में देना है, तो मैथ कमजोर है तो आर एस अग्रवाल की एक बुक आती है, उसको लेकर के उसके लगभग 35-40 के लगभग टॉपिक हैं, तो हफ्ते में एक टॉपिक भी करेंगे तो 40 हफ्ते में ही खत्म हो जाएगा, अक्टूबर-नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस मैथ का कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन का सीन ये है कि रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में एक आध क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, उसी से चैट जीपीटी को फोटो खींच करके डाल दीजिए, बोलिए कि 10 क्वेश्चन और दे दे, तो करिए क्वेश्चन एक ही, 10 क्वेश्चन और नए तरीके के कर लीजिए, रीजनिंग के चैट जीपीटी बना के दे देगा, उसको सॉल्व करिए। मतलब अपने ब्रेन को एक्टिवेट करना है। कई बार आपने तो सर जी केवल हमको कॉम्प्रिहेंशन